एवरीवन, मेरा नाम शोभना है और मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ सीटेट के मैथ्स और साइंस के वीडियोस। स्पेशली इन वीडियोस में सीटेट जुलाई के होने वाले एग्जाम्स को लेकर के कंटेंट को डाला गया है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। बेसिक से इस टॉपिक्स को शुरू किया गया है, हर एक टॉपिक को। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप सीटेट के एग्जाम्स में मैथ्स और साइंस सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंस का चैप्टर साउंड। साउंड क्या है? साउंड आवाज होती है। तो साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है? तो साउंड प्रोड्यूस होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशंस होती है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि लेट सपोज ये एक पेन है, इस पेन को अगर मैं हिट कर रही हूँ इस तरह से तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये वाइब्रेशन हमारा क्या है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशंस में होता है कुछ इस तरह, टू एंड फोर्थ, ओके, या फिर बैक एंड फोर्थ, कुछ इस तरह से मोशंस में होते हैं, टू एंड फोर्थ या फिर बैक एंड फोर्थ, ये कहलाता है हमारा वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशंस जो हमारी होती हैं वो होती है हमारी ओसिलेटरी मोशंस। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओसिलेटरी मोशंस होते हैं, ओसिलेटरी मोशंस जो हमारे होते हैं वो भी कुछ इस तरह टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशंस में मूव करती है। तो वाइब्रेशन हमारा क्या है? ओसिलेटरी मोशंस हैं। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि कुछ फैक्ट्स और असर्शंस के बेस्ड पे आए हुए थे कि वाइब्रेशन क्या हमारे ओसिलेटरी मोशंस हैं? तो यस, वाइब्रेशंस आर ओसिलेटरी मोशंस। ठीक है, क्योंकि दोनों ही टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशंस में मूव करती हैं। ठीक है, अब साउंड जो है वो ट्रेवल किन किन मीडियम्स में करता है, किस तरह से उसकी स्पीड होती है चेंज, और साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं करता है उसको डिस्कस करते हैं। साउंड हमारी किसी भी मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ट्रेवल करता है। ओके, बट इसकी स्पीड चेंज होती रहती है। जैसे कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है जब वो सॉलिड में ट्रेवल करता है, हाईएस्ट इसकी स्पीड होती है। गॉट इट? और इसकी स्पीड अब क्या हो गई? कम हो गई जब ये लिक्विड में आया। और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा लीस्ट होती है, सबसे लीस्ट होती है जब ये गैस में ट्रेवल करता है। ठीक है, वन सेकेंड। जब ये गैस में ट्रेवल करता है। अब साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं करता है? तो साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, आपको समझ आया कि साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में ट्रेवल करता है, बट इसकी स्पीड चेंज होती है जब वो अलग अलग मीडियम्स में ट्रेवल करता है। सबसे हाईएस्ट इसकी स्पीड होती है सॉलिड में, सबसे लीस्ट इसकी स्पीड होती है गैसेस में, बट ये कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। अब हमारे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे डायरेक्ट सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कौन से वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली ये जो डेटा लिया गया है ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है और इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वीणा, जैसे कि वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इनकी जब स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है तार, इनकी जब तार स्ट्रेच्ड होती है तो इनसे हमारा जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह तबला है, तबला के मेम्ब्रेन्स जब स्ट्रेच्ड होते हैं तो हमारा क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हमारा है फ्लूट। फ्लूट अगर हम देखें तो फ्लूट की जो एयर कॉलम है, इनके एयर कॉलम्स में वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हारमोनियम है, हारमोनियम के रीड्स होते हैं, एक तारा हो गया, एक तारा के स्ट्रिंग्स होते हैं जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वायलिन हो गया, वायलिन के भी स्ट्रिंग्स होते हैं, इनके वाइब्रेशन से होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वेव। हमारा वेव क्या है? ठीक है, तो वेव एक एनर्जी होती, डिस्टरबेंस होती है जो कैरी करती है एनर्जी को। अब इसको हम एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। लेट सपोज एक पॉन्ड है जिसमें किसी तरह की हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, अब पहले आपने उस पॉन्ड को देखा जिसमें हलचल नहीं हो रही है, वो बिल्कुल कुछ इस तरह प्लेन है। अब आपने क्या किया? उसमें एक डिस्टरबेंस किया है। क्या डिस्टरबेंस किया है आपने? क्या किया? उसमें एक पत्थर को फेंका है। जब आपने उसमें एक पत्थर फेंका तो पॉन्ड कुछ इस तरह से हो गया है। ठीक है, तो ये जो डिस्टरबेंस है यही कहलाता है हमारा वेव। ओके, और ये डिस्टरबेंस कैरी करता है एनर्जी को। ठीक है, अब वेव जो हमारी होती है वो
दो तरह की होती है। एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, वेव हमारी कितनी तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और एक हुआ हमारा ट्रांसवर्स वेव। अब हम देखते हैं क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और क्या है हमारा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जब वेव प्रोपेगेट करता है और कुछ इस तरह की सीरीज बनाता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, तो वो कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आप पूछेंगे कि ये कंप्रेशन क्या होता है और ये रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज आपने स्प्रिंग तो देखा होगा, आप उस एक स्प्रिंग को लें और उस स्प्रिंग को कुछ इस तरह से आप उसे खींच दें। जब आपने खींचा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो बहुत दूर दूर हो गए, राइट? तो जब उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए तो वो क्या कहलाएगा? रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, रेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उस स्प्रिंग को आपने वापस से वैसे ही छोड़ दिया पहले की तरह। अब उसके पार्टिकल्स क्या हो गए? पास पास आ गए। तो जब किसी पार्टिकल्स पास पास हो जाते हैं तो वो कहलाएगा कंप्रेशन। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो एक सीरीज फॉर्म करती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की। अब आप इस इमेजेस में देखेंगे तो कंप्रेशन जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए, रेयर फ्रैक्शन जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है, इसी तरह की सीरीज को ये फॉलो करती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो पैरेलल सीरीज को फॉर्म करती है, प्रोपेगेट करती है, पैरेलली वो प्रोपेगेट करती हुई चलती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है हमारा साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव जो है वो प्रोपेगेट करती है जब किसी मीडियम में, तो वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सीरीज को फॉलो करती है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट हमारा है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जब वेव प्रोपेगेट करती है और वो ऑसिलेट करती है कुछ इस तरह, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब वो अप की तरफ रहती है तो वो क्रेस्ट फॉर्म करती है, और जब वो डाउन की तरफ रहती है तो ट्रफ फॉर्म करती है। ठीक है, यानी आपने क्या देखा, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो थी वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की सीरीज को फॉलो कर रही थी। और ट्रांसवर्स वेव क्या है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कुछ इस तरह से सीरीज को प्रोपेगेट करती है। ठीक है, इसके जो वेरिएशंस होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वेट अ सेकेंड। ठीक है, अब क्या है हमारा लाइट वेव जो होता है वो एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट हाँ हमारे क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि लाइट वेव किसका एग्जाम्पल है या साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जानना होता है, हाँ थोड़ा थोड़ा करके जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, अब है हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है हमारी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की, जैसे एक मैं तीन एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रही हूँ। ठीक है, आपने देखा एग्जाम्पल 1 में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम है, एग्जाम्पल 2 में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर 1 के कंपैरेटिवली देखें तो ज्यादा है, और एग्जाम्पल 3 में अगर एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 के कंपैरेटिवली देखें तो इनमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारी है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम किन चीजों से एक्सप्रेस करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज से। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का हमारे साउंड से क्या लेना देना है? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे साउंड के श्रिलनेस और पिच को डिटरमाइन करती है।
यानी जिसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे वो साउंड ज्यादा श्रिल करेगा या उसकी पिच ज्यादा होगी, और जिसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम होंगे वो साउंड कम श्रिल करेगा और उसकी पिच भी कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हैं कि एक मेल की वॉइस जो होगी वो ज्यादा श्रिल करेगी या फिर एक फीमेल की वॉइस ज्यादा श्रिल करेगी। आप सोच सकते हैं। अब इस जैसे बर्ड्स हैं, विसल्स हैं, वो ज्यादा श्रिल करती हैं। अगर वो ज्यादा श्रिल करती हैं दैट मीन्स कि उसकी जो पिच होगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होंगी और हाई पिच साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो। ड्रम है या लायन लायन है, ये लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेंगी। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ये वाली जो है ये लो फ्रिक्वेंसी का एग्जाम्पल है, राइट। इनमें ज्यादा श्रिल करेगी, इसमें सबसे ज्यादा श्रिल करेगी क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या करता है, हमारे साउंड को बताता है कि हमारी साउंड कितनी ज्यादा श्रिल हुई है और पिच हुई है, कितनी ज्यादा पिच है साउंड की। अब एम्पलीट्यूड क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड होता है हमारा ओसिलेशंस का लेंथ। ओके, लेट सपोज कि हमने देखा ये एक इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज में आप ओसिलेशंस की हाइट को देखिए। ये जो हाइट है ये है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, इसमें अगर आप देखें तो ये भी है, ये है हमारा एम्पलीट्यूड, ये हाइट यहाँ पे, ये हाइट या फिर लेंथ जो होती है वो होती है हमारी एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर आप इस इमेज में देखें एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल 1 मानते हैं और इसको एग्जाम्पल 2 मानते हैं, तो अगर आप इसमें देखें, इसमें जो लेंथ है वो इसकी कम है, ऑसिलेशंस की जो लेंथ है वो कम है, यानी कि ये लो एम्पलीट्यूड है। और इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो लेंथ या हाइट है वो ज्यादा है, यानी कि ये हाई एम्पलीट्यूड है। चलिए, अब हमने इतना तो समझ लिया कि एम्पलीट्यूड क्या है, कि ऑसिलेशंस की जो हाइट होती है वो है। अब इस एम्पलीट्यूड का हमारे साउंड से क्या लेना देना है? तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये बताता है कि हमारी साउंड कितनी ज्यादा लाउड है और कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लाउड। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड लो प्रोड्यूस करेगा, फीबल होगा काफी ज्यादा। ठीक है, सॉफ्टनेस उसमें ज्यादा होगी। अब जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, लायन, लायन की जो साउंड होगी वो ज्यादा लाउड होती है, यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है। अब हम जानते हैं कि टिम्बर क्या होता है। तो टिम्बर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो डिफरेंशिएट करता है एक साउंड की जो सेम पिच होती है और लाउडनेस होती है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सेम पिच और सेम लाउडनेस पे अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ यूज की गई है। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप अलग अलग कैटेगरी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, पियानो हो गया, आपने इनको बजाया सेम पिच और सेम लाउडनेस में, बट आप इन तीनों की कैटेगरी को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये पियानो की आवाज है, ये वायलिन की आवाज है। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो पाते हैं ये टिम्बर कहलाता है। ठीक है, अब टोन क्या है? टोन है सेम साउंड की जो सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है वो टोन कहलाता है। ठीक है, नोट क्या होता है? जब साउंड प्रोड्यूस्ड होता है उनमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ फ्रिक्वेंसीज होते हैं। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं डीजे। ठीक है, डीजे म्यूजिक जो होती है उनमें बहुत सारे फ्रिक्वेंसीज के मिक्सचर्स होते हैं और वो बहुत प्लीजेंट लगता है हमें सुनने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि साउंड की जो लाउडनेस होती है उनको हम डेसिबल से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड हमारी जो है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल से, और ये डेसिबल जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, 2 है, तो हमारा जो लाउडनेस होगा साउंड का वो कितना होगा? हमारा लाउडनेस होगा 2 का स्क्वायर विच इज 4। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि डेसिबल जो हमारी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। गॉट इट? अब इंटेंसिटी क्या होता है? तो जो साउंड की जो एनर्जी पास हुई है, किस अमाउंट से पास हुई है, वो हमारा इंटेंसिटी है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या साउंड रिफ्लेक्ट करता है। यस, साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, और बिल्कुल इसकी जो लॉ होती है रिफ्लेक्शन की वो वैसी ही होती है जैसी लाइट की लॉ की रिफ्लेक्शंस होती है। ओके,
अब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ, एग्जाम्पल्स जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड है, इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कौन-कौन सा एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के। तो कुछ एग्जाम्पल हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के, जैसे कि मेगाफोन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा हो गए, शहनाई हो गई, ट्रम्पेट्स हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, कॉन्सर्ट हॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हो गया। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि साउंड रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर साउंड की स्पीड को हम कंपेयर करें लाइट से, तो साउंड की स्पीड कितनी होगी, ज्यादा होगी या लाइट की स्पीड ज्यादा होगी? तो आप एक एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब बिजली कड़कती है, तो क्या कड़कने की आवाज पहले आती है या बिजली दिखती पहले है? तो सबसे पहले बिजली हमें दिख जाती है और फिर उसकी आवाज आती है। यानी इससे ये क्लियर होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि साउंड की जो स्पीड होती है वो किन किन मीडियम्स में किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो साउंड की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है उस मीडियम के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। अगर किसी मीडियम की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो यानी कि साउंड जो है वो ज्यादा होगा। ओके, जैसे कि अगर आप कंपेयर करें कोल्ड वाटर और वार्म वाटर, अगर उसमें साउंड प्रोड्यूस करने की साउंड की टेस्टिंग करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो अगर मीडियम में सॉलिड से गैसेस में जा रही है, तो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में और फिर होता है गैस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी साउंड के स्पीड से, तो वो कहलाएगा हमारा सोनिक बूम। ठीक है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गए, इसकी स्पीड ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से, वो कहलाता है हमारा सोनिक बूम। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, बुलेट्स हो गए, जेट्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए। ठीक है, अब हम जानते हैं रेंज ऑफ साउंड्स। तो ह्यूमन ईयर की जो रेंज होती है वो एक फिक्स्ड रेंज है, जिससे कि आप साउंड को, जिस रेंज को आप सुन सकते हैं। तो यानी कि अगर वो रेंज ह्यूमन ईयर की जो रेंज अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको कह सकते हैं 20 kHz, अगर इस रेंज पे है, तो वो ऑडिबल रेंज माना जाएगा। अब इसके रेंज को दो कैटेगरी में हमने कैटेगराइज्ड कर रखा है। फर्स्ट इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड, और सेकेंड इज अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड? तो जब साउंड की जो रेंज होती है, अगर वो 20 हर्ट्ज से नीचे है, ठीक है, जब साउंड की रेंज 20 हर्ट्ज से बिलो है, तो वो कहलाएंगी इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रा साउंड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एनिमल्स हमारे राइनासोर्स, वेल्स, एलिफेंट, ये एग्जांपल हैं इंफ्रासोनिक साउंड के। जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस करती है वो साउंड, वो भी इंफ्रासोनिक साउंड के ही एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब है अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। साउंड क्या है, तो जब रेंज साउंड की हायर होती है 20 kHz या फिर 20,000 हर्ट्ज से, तो वो कहलाता है हमारा अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड। इसके एग्जांपल क्या है, डॉल्फिन, बैट, रैट, डॉग, कुछ सर्टेन मॉथ्स हो गए हमारे। हमारे जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स हैं जो कि मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जाता है, वो भी इस रेंज से ज्यादा पे, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हमारा सोनार। पहले देखते हैं सोनार क्या है। सोनार का मतलब होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये एक टेक्निक्स होती है जिसमें सी वाटर के अंदर के डेप्थ को, उसके किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को, डायरेक्शंस, डिस्टेंस, इन सबको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो हमारी सोनार है, ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड पे काम करती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब कि 20 kHz की से ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ठीक है, गॉट इट।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है ह्यूमन ईयर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जिनसे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आई जस्ट होप कि मेरे ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।